रात अचानक बोलना जुर्म हो गया। उस रात अचानक से कोर्ट में फरियाद बंद हो गई। उस रात अचानक देश में बेरोक टोक कहीं भी आने जाने पर पाबंदी लग गई। उस रात संविधान से मिले तमाम अधिकार छीन लिए गए। आप कहीं भी कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते थे। आपके साथ न कोर्ट था न कानून, क्योंकि उस रात देश में इमरजेंसी लग गई थी। और फिर सुबह होते ही लोगों ने रेडियो पर सुना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश के नाम संदेश देते हुए, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी। आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश लोगों ने रेडियो के जरिए 26 जून 1975 की सुबह सुना। तब जाकर लोगों को पता लगा कि देश में इंटरनल इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा दिया गया है। बीती एक रात में हिंदुस्तान में बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल गया। इस शांति को हमें बनाए रखना है और हमको ये समझना है कि लोकतंत्र में भी हद होते हैं जिनको पार नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो नेतागण गिरफ्तार हुए हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं और आराम से रखने की पूरी कोशिश है। इंदिरा गांधी के राष्ट्र के नाम रेडियो पर दिए गए संदेश से सिर्फ 14 घंटे पहले दिल्ली के इस आसमान पर एक नारा गूंजा था, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। 25 जून 1975 को दिल्ली के इस रामलीला मैदान में जेपी ने भी यही नारा दिया था। इंदिरा सरकार इस नारे से हिल गई थी। जेपी का भाषण सुनने उस समय इस रामलीला मैदान में करीब 5 लाख लोगों की भीड़ जमा थी। हर तरफ चेहरे ही चेहरे थे, भीड़ ही भीड़ थी, जोश ही जोश था। उस समय पीटीआई के लिए काम करते थे अशोक टंडन, जिन्होंने इस रैली को कवर किया था। ये जो रैली थी जिसकी कॉल जयप्रकाश जी ने दी थी, वो अभूतपूर्व रैली थी। उसमें लोग न तो लाए गए थे, जो आए भी थे अपने आप, वो भी एक ऐसा वातावरण था कि जैसे आंदोलनकारी लोग आते। लाखों की भीड़ और आंदोलनकारियों की भीड़ का दृश्य उसके बाद से या तो स्वतंत्रता के समय देखा गया, उसके बाद नहीं देखा गया। जेपी बोलते थे कि कहना, अगर जयप्रकाश का आदेश मानते हो तो जयप्रकाश का आदेश है। उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, दुकानें नहीं खुलेंगी, सब कुछ ठप रहेगा। बोलो, मानते हो जयप्रकाश का आदेश? और लाखों हाथ एक साथ जो उठता था, मैंने आप उस दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। जेपी ने इस रैली में प्रधानमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया था। उन्होंने सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस से यह कहा था कि अगर सरकार का कोई आदेश गलत लगे, अनैतिक लगे तो उसे न माने, नाफरमानी की जाए। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मानो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। उन्होंने पुलिस और फौज से यह कहा कि संविधान के बाहर का कोई भी आदेश आपको नहीं मानना चाहिए।
क्योंकि आप आर्मी मैनुअल से, पुलिस मैनुअल से और भारत के संविधान से बंधे हुए हैं, किसी सरकार से नहीं बंधे हुए हैं। उनको आशंका थी कि ये कोई असंवैधानिक काम न करे, और जब वो पुलिस का उसमें उल्लेख करते थे तो उसी को उन्होंने सरकार ने, शासन ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तो बगावत फैला रहा है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझें तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें ज़रा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। 25 जून 1975 को दिल्ली के इस रामलीला मैदान में हुई रैली दरअसल उस बड़े आंदोलन का हिस्सा थी जिसकी अगुवाई खुद जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। वैसे तो इस आंदोलन ने 12 जून 1975 से ही जोर पकड़ना शुरू कर दिया था, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ गया था और इंदिरा गांधी की लोकसभा से सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। रायबरेली संसदीय क्षेत्र से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका के पक्ष में यह फैसला आया था। इसके बाद 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी को एक दूसरा झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इंदिरा गांधी को पूरी तरह से राहत देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद देश की सभी विपक्षी पार्टियां इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर अड़ गई। लोकतंत्र खतरे में हो तो फिर व्यवस्था कैसी होगी, ये प्रश्न गौण हो जाता है। जब सारा देश जेल खाना बना दिया गया तो फिर और कोई रास्ता नहीं था कि सबको साथ ले। जो हिंसा का वातावरण देश में फैला था, विरोधी दलों ने एक कार्यक्रम बनाया, सारे देश में बंद, घेराव, आंदोलन और मजदूरों को, पुलिस, फौजियों को भड़काना, इस कोशिश में कि केंद्र सरकार का काम बिल्कुल रुक जाए। शाम के 7 बज चुके थे। रात और दिन के नीम सरहद पर समय खड़ा था और हमारा लोकतंत्र भी लोकतंत्र रहेगा या फिर यहां तानाशाही आएगी, इस पर भी फैसले तेजी से लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री उस रोज कार्यालय नहीं गई थी, ऑफिस नहीं गई थी, वो घर में ही मौजूद थी और यहाँ उन्हें हर पल की जानकारी मिल रही थी कि जेपी अपनी रैली में क्या बोलने वाले हैं, दूसरे नेताओं का क्या रुख होने जा रहा है। इसी बीच उन्होंने अपने पुराने सलाहकार और दोस्त सिद्धार्थ शंकर रे को घर बुलाया। प्रधानमंत्री निवास में इंदिरा गांधी के दोस्त और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे, गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, दिल्ली के उपराज्यपाल कृष्णचंद्र और आर.के. धवन मौजूद थे। इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे से सलाह मशविरा कर रही थी। सिद्धार्थ शंकर रे पेशे से वकील थे और इमरजेंसी लगाने के लिए कानूनी जुमला ढूंढ रहे थे। प्रधानमंत्री निवास में दूसरा पावर सेंटर था संजय गांधी का और 25 जून की रात उनके सलाहकार थे गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, दिल्ली के उपराज्यपाल कृष्णचंद्र और हरियाणा के मुख्यमंत्री बंशीलाल। ये तीनों डंडे के जोर पर विपक्ष का मुंह बंद करवाने के हिमायती थे और इन्हीं में था राजनीतिक गिरफ्तारियों का फैसला भी। संजय गांधी गिरफ्तार किए जाने वाले नेताओं की सूची तैयार कर रहे थे, लेकिन संजय गांधी की चिंता इस बात की भी थी कि विपक्ष के बड़े नेता जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और मधु दंडवते बेंगलोर में संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। मैं नहीं था उस दिन, मैं रवाना हो चुका था प्रातःकाल 25 को बेंगलोर के लिए। बेंगलोर में हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, जिसके लिए वाजपेयी जी तो पहले ही चले गए थे, 1 दिन या 2 दिन पहले। सिद्धार्थ शंकर रे के कहने पर पार्लियामेंट लाइब्रेरी से संविधान की किताब मंगाई गई। संविधान का अध्ययन करने के बाद सिद्धार्थ शंकर रे ने सलाह दी कि आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत अंदरूनी उथल पुथल बताकर देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एक ग्रुप था जिसमें संजय गांधी था और एक सिद्धार्थ शंकर रे जो वेस्ट बंगाल के वरिष्ठ नेता था। वो ग्रुप उन्होंने ये कहा था कि आप इस्तीफा मत दे दीजिए, क्योंकि अगर आप इस्तीफा देते हैं आप तो गाड़ी दोबारा नहीं मिलेगी, और इसलिए उन्होंने कहा था कि आप इमरजेंसी को लागू करो। ये तो इस मुसीबत के लिए तो हल करने के लिए इमरजेंसी का जरूरत है।
कानूनी पेच सुलझाने के बाद इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा और कुछ ही देर में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गयीं। उनके साथ सिद्धार्थ शंकर रे और आर.के. धवन भी थे। सिद्धार्थ शंकर रे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी को, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली के पास लेके गए। मैं भी उस वक्त उनके साथ था। उन्होंने प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रावधान जो है वो बताया सारा कि इमरजेंसी किस तरह और अंडर किस आर्टिकल डिक्लेयर हो सकती है। तो उस वक्त प्रेसिडेंट भी इस बात को मान गए। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात महज 20 मिनट तक चली। इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण की रैली के बाद खराब होते हालात के बारे में राष्ट्रपति को बताया। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिद्धार्थ शंकर रे से संविधान के प्रावधान के बारे में पूछा। सब कुछ जानने के बाद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी से इमरजेंसी की अनुशंसा में लिखने को कहा। ऐसा कार्टून कोई निकाले कि जिसमें दिखाए कि बाथ टब में बैठे हैं और हस्ताक्षर कर रहे हैं और कहते हैं कि और भी कोई ऑर्डिनेंसेस हैं तो अभी मुझसे मत करवाओ, मैं अभी आता हूँ स्नान करके, उसके बाद करवाना। राष्ट्रपति भवन से लौटते लौटते रात के 9 बज चुके थे। इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या कैबिनेट की अनुशंसा लिए बिना राष्ट्रपति को इमरजेंसी के लिए चिट्ठी लिखी जा सकती है? दूसरा, चिट्ठी की भाषा और तेवर क्या हो? तीसरा, इमरजेंसी का ऐलान करने वाले राजपत्र में क्या लिखा जाए? रात के 10 बजे प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार शारदा प्रसाद और सचिव पी.एन. धर को एक सफदरजंग रोड बुलाया गया। इंदिरा गांधी ने दोनों से बताया कि मैंने देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया है और राष्ट्रपति इसके लिए तैयार हैं। आप देश के नाम संदेश की ये कॉपी देख लें। शारदा प्रसाद और पी.एन. धर सन्न रह गए। पी.एन. धर और शारदा प्रसाद दोनों बुलाए गए प्राइम मिनिस्टर के घर और उनको दिखाया गया वो जो ब्रॉडकास्ट करने वाले थे कि उन्होंने उस ड्राफ्ट में सिर्फ एक फिक्रा और जुड़ा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी इज नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट इज़ अ टेम्परेरी मेजर एंड एज थिंग्स सेटल डाउन it will be withdrawn. I am sure that internal conditions will speedily improve to enable us to dispense with this proclamation as soon as possible. तब तक राष्ट्रपति के नाम टॉप सीक्रेट चिट्ठी टाइप की जा चुकी थी। आर.के. धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति ने सलाह मशविरा किया और तब्दीलियों का सुझाव दिया। तो बाद में इसका उन्होंने जब फॉर्मल डिक्लेरेशन हुई तो रात को 12 साढ़े 12 बजे के बाद मैं प्रेसिडेंट के पास लेके गया उनसे दस्तखत करवाने के लिए। इधर राष्ट्रपति के नाम की चिट्ठी तैयार कर सिद्धार्थ शंकर रे जैसे ही प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले तभी उन्हें गृह राज्य मंत्री ओम मेहता ने बताया कि कल से देश के सभी हाई कोर्ट में ताला लग जाएगा और अखबार भी नहीं निकलेंगे क्योंकि प्रेस की बिजली काटी जा रही है। ये फैसला संजय गांधी का था। सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि वो इस मसले पर इंदिरा गांधी से चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को आने में कुछ वक्त लग रहा था। इतने में संजय गांधी वहां आ गए और संजय गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे के बीच बहस हो गई। संजय गांधी ने बेहद तल्खी से सिद्धार्थ शंकर रे को कहा कि उन्हें राज चलाना नहीं आता। इस पर सिद्धार्थ शंकर रे ने संजय गांधी से कहा कि वो अपने काम से ही मतलब रखें। थोड़ी ही देर में इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे से दोबारा मिलने पहुंची और उन्होंने रे को आश्वस्त किया कि न तो हाईकोर्ट में ताला लगेगा और न ही अखबारों की बिजली कटेगी। जब ऐसे फैसला ही नहीं हुआ था, जो उनके नोटिस में लाया था कि इस तरह की अफवाहें हो रही हैं, तो इंदिरा जी ने इन बातों का खंडन किया। 11:20 हो रहे थे। इंदिरा गांधी के सहायक निजी सचिव आर.के. धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, प्रधानमंत्री की चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम। इस चिट्ठी में इमरजेंसी लगाने की अनुशंसा की गई थी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास इमरजेंसी की घोषणा करने के लिए महज 40 मिनट का वक्त था। प्रेसिडेंट थोड़ा सी जैसा दस्तखत नहीं करना चाहता था, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि आपको जरूर दस्तखत करने हैं। लोकतंत्र को डिक्टेटरशिप में बदलने वाली चिट्ठी राष्ट्रपति भवन में तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो गई। राष्ट्रपति ने उस राजपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। रात के ठीक 12 बजे से मुल्क में इमरजेंसी लग गई। कि मैं बिस्तर में था, सो रहा था और एक टेलीफोन कॉल मिला एक मेरे दोस्त से।
मुझे शौक लगा और मुझे यकीन ही नहीं आया। सुबह 4-5 बजे की बात होगी जब मेरे पास टेलीफोन आया कि भाई दिल्ली में गिरफ्तारियां हुई हैं। जून 1975 रात के 2:30 बजे थे। जेपी रामलीला मैदान की रैली से थके मांदे लौटे थे और इसी गांधी शांति प्रतिष्ठान के कमरे में विश्राम कर रहे थे। लेकिन रात के 2:30 बजे जेपी को जगाया जाता है। देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता को आजादी के बाद एक बार फिर गिरफ्तार करने की तैयारी होती है। क्या विडंबना है, वो भी इस गांधी शांति प्रतिष्ठान से। उस समय जेपी ने इंदिरा गांधी के लिए कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हंसते हुए उन्होंने कहा कि आजाद भारत में भी यह दिन देखना था। तब तक बात कुछ फैल गई थी, कुछ सारे लोग वहां जमा हो गए थे। ठीक इसी वक्त दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग, जिसे पहले फ्लीट स्ट्रीट कहते थे, यहाँ बिजली चली गई। इस इलाके में ज्यादातर अखबारों के दफ्तर थे, अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस थी। अखबारों की प्रिंटिंग रुक गई, अखबार नहीं निकल पाए। कुछ अरसे से कई अखबार गलत खबरें, जिससे लोग भड़कें या जिससे गलतफहमी फैले, ऐसी खबरें दे रहे थे। हमारा पूरा मकसद इस समय यह है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। सेंसरशिप का मतलब यही है। चारों तरफ बिना वारंट के गिरफ्तारी हो रही थी। मोरारजी देसाई और चरण सिंह जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। कुछ नजरबंद भी हो गए थे। जेपी को गांधी पीस फाउंडेशन से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी उन्हें यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस थाने में काफी कंफ्यूजन था इस बात को लेकर के कि आखिर उनके साथ करना क्या है, उनको ले जाना कहाँ है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के औपचारिक ऐलान से पहले कैबिनेट की मंजूरी चाहती थी। 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट में 15 मंत्री थे, लेकिन किसी ने भी लोकतंत्र पर लग रही पाबंदियों पर सवाल नहीं उठाया। 15 मिनट में ही कैबिनेट ने आपातकाल को औपचारिक मंजूरी दे दी। उस कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह दहशत होती है ना, उस तरह वो मिनिस्टर बैठे थे, कोई नहीं बोला। इंद्र कुमार गुजराल सूचना और प्रसारण मंत्री थे। बैठक के बाद सेंसरशिप के मुद्दे पर संजय गांधी और उनकी बहस हो गई। You see, one thing became very clear as soon as we came out of the cabinet meeting. The transfer of power had taken place from mother to the son. And he wanted me, as the cabinet meeting ended, he said, I want to see the news bulletins. So I told him that cannot be done. The news bulletins are shown or made public only after broadcast. Prior to that, even I'd never see them. सुबह के 8 बजे थे। हिंदुस्तान टाइम्स और मदरलैंड को छोड़कर बाकी के अखबार छपे भी नहीं थे। ऐसे में किसी को खबर नहीं थी कि देश में आखिरकार हो क्या रहा है। लेकिन अफवाहों का बाजार जरूर गर्म था। लोगों ने सुबह 8 बजे के समाचार सुनने के लिए रेडियो ट्यून किया और ऐसे में एक आवाज आई इंदिरा गांधी की, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. I am sure you are all conscious of the deep and widespread conspiracy which has been brewing ever since I began introducing certain progressive measures of benefit to the common man and woman of India.